हेलो फ्रेंड्स। अभी हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। कब का? तो 17 और 18 जुलाई का। तो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि वाराणसी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनेगा। एससीओ क्या है? तो संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखते हैं कि सदियों से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर कौन सा शहर? तो वाराणसी। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। सदस्य राज्यों के बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 सदस्यीय संगठन, एससीओ में कितने संगठन सदस्य हैं? 8 सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई घूर्णन पहल के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन जाएगा। मतलब ये घूर्णन है, रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा। मीन्स ऐसा है कि अभी इंडिया है, ठीक है, अगले बार दूसरे कंट्रीज होंगे। तो बीजिंग मुख्यालय वाला संघाई सहयोग संगठन एससीओ 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। किस तरह का गठबंधन है? तो ये भी याद रखेंगे, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से नेशन हैं? तो पहला है चीन, दूसरा रूस, तीसरा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। तो इतनी सी बात है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि रोटेशन के हिसाब से 8 देशों का जो एससीओ है उसमें पहला राजधानी जो बनेगा वो इंडिया में बनेगा। वो कहाँ बनेगा? तो वाराणसी में बनेगा। और किस तरह का राजधानी होगा? तो सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि उपभोक्ता मामले के विभाग ने लॉन्च किया शुभंकर, और उस शुभंकर का नाम क्या है? तो उपभोक्ता मामलों का जो शुभंकर है उसका नाम है जागृति। तो उपभोक्ता मामलों के विभाग डीओसीए क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा, जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं को समस्या का समाधान करेगी। नेक्स्ट है विभिन्न विभागीय विषयों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए जागृति शुभंकर को नियोजित किया जाएगा, जिसमें 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान, हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर 1915, बाट और माप अधिनियम के प्रावधान, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय और शिकायत निवारण के संबंध में उपभोक्ता साक्ष्य शामिल हैं। तो इतने सारे चीज़ों को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो केरल अपनी इंटरनेट सेवा बहाल करने वाला पहला राज्य बना है। पढ़ते हैं क्या है। तो मुख्यमंत्री पिरानई विजयन के अनुसार केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। यह घोषणा दूरसंचार विभाग द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड केफोन की आईटी अवसंरचना परियोजना के लिए एक इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी लाइसेंस देने के बाद की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सभी को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना है। केफोन या केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड एक राज्य सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल अंतर को ख़त्म करना है। डिजिटल अंतर करने का मतलब बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। मीन्स किसी के पास नेट है, किसी के पास नहीं है, तो एक ऐसा डिवाइड को ख़त्म करके सभी के पास इंटरनेट सेवा बहाल करना है। और ये ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है इंडिया में जहां अपना खुद का इंटरनेट सेवा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि केरल के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री का नाम पिरानई विजयन है। नेक्स्ट है कि जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है वो एनडीए के तरफ से जगदीप धनखड़ होंगे। तो भाजपा के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। पार्टी प्रमुख बीजेपी का पार्टी का हेड कौन है? तो उनका नाम जेपी नड्डा है। उन्हें क्या कहा है? तो किसान पुत्र का बेटा, किसान का बेटा बोल के उन्हें सराहना की है, जिन्होंने खुद को लोगों के राज्यपाल, किस तरह का राज्यपाल? तो लोगों के राज्यपाल। किसके बारे में बोला जा रहा है? तो जगदीप
धनखड़ के बारे में बोला जा रहा है। जगदीप धनखड़ कहाँ के राज्यपाल थे? तो वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अभी क्या है? तो अभी वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाला निर्वाचक मंडल में स्पष्ट बहुमत होने के साथ धनखड़ के 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने की उम्मीद है। वह एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जो है 10 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। यहीं पे एक और बात बता देते हैं कि जो यूपीए है, मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, कांग्रेस के सपोर्ट वाली पार्टी जो है, उसके तरफ से किनको खड़ा किया गया है? तो मार्गरेट अल्वा को खड़ा किया गया है। किनको किया गया है? तो कांग्रेस के नेता मार्गरेट अल्वा को खड़ा किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे। नेक्स्ट, वीके सिंह ने REC लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पदोन्नति से पहले सिंह REC में कार्यकारी निदेशक थे और निजी क्षेत्र परियोजना प्रबंधक, इकाई मूल्यांकन और खरीद सहित प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों का एक पोर्टफोलियो रखते थे और REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बोर्ड में एक निदेशक भी थे। REC लिमिटेड क्या है? तो REC लिमिटेड पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड भारत में बिजली क्षेत्र में एक सार्वजनिक मीन्स पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो बुनियादी ढांचा प्रोवाइड करती है। कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और पूरे भारत में बिजली परियोजनाओं को वित्त और बढ़ावा देती है, मीन्स फाइनेंशियल एड देती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो है क्या? तो RBI और बैंक इंडोनेशिया ने समझौते पे हस्ताक्षर किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड आतंकवाद के वित्त पोषण को मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है। तो किस किस के बीच में? तो RBI और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच में कहाँ होगा? तो बाली में G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक के दौरान दोनों केंद्रीय बैंकों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक MOU मीन्स उसे क्या बोलते हैं? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पे सहमति व्यक्त की है। उसके बाद RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। RBI में उसके बाद बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर कौन है? तो पेरी वारजियो हैं। नेक्स्ट है, वो है कोटक महिंद्रा ने नए टैक्स पोर्टल के साथ एकीकरण किया। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पहले कि नए पोर्टल के पूरी तरह से जुड़ने वाले पहले निजी बैंकों में से एक के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक ने नई आयकर फाइलिंग प्रणाली के साथ अपने तकनीकी एकीकरण को पूरा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। $100 मिलियन के निवेश के बाद वन कार्ड बना भारत का 104वां यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न कंट्री कौन होता है? तो $100 मिलियन जिस भी कंपनी के वो हो जाते हैं उसे कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनीज। तो देखते हैं क्या है। तो वन कार्ड क्या है? तो एक मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है ने टेमासेक द्वारा समर्थित फंडिंग के सीरीज डी राउंड में $100 मिलियन जुटाए, जिससे वह भारत में 104वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। भारत ने 2022 में अब तक 20 से अधिक वित्तीय यूनिकॉर्न बनाए हैं, जिनमें वन कार्ड, वन ओपन एंड ऑक्सीजो और यूबी पूर्व में क्रेड एवेन्यू शामिल हैं। QID, सिकोवा कैपिटल और हैम्बिगबर्ग वेंचर्स सहित मौजूदा निवेशकों ने भी वन कार्ड के सबसे हालिया दौर में निवेश किया, जिसका स्वामित्व पुणे के FPL टेक्नोलॉजीज के पास है। मीन्स इसके मालिक कौन है? तो FPL टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है, मरम्मत के अधिकार का ढांचा बनाने के लिए सरकार ने आयोग की स्थापना की। तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए मीन्स क्या बोल सकते हैं कि राइट टू रिपेयर किसके अंतर्गत आएगा? तो कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत आएगा। तो उसके विकास के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने के प्रयास में अतिरिक्त सचिव का नाम क्या है? निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। अनुपम मिश्रा संयुक्त सचिव DOCA, उसके बाद न्यायमूर्ति परमजीत सिंह धालीवाल, GS वाजपेयी चांसलर, राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटियाला, अशोक पाटिल वो कौन है? तो उपभोक्ता कानून और अभ्यास के अध्यक्ष, और ICEA SIAM उपभोक्ता कार्यकर्ताओं और उपभोक्ता जैसे हितधारकों के सदस्य समूह समिति में शामिल होंगे।
उसके बाद देखते हैं आगे। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीजेट दूनागिरी। तो नाम क्या होगा? तो 17A फ्रीजेट दूनागिरी नाम है। किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। तो देखते हैं क्या है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता में किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील्थ फ्रीगेट दूनागिरी लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 70A फ्रीगेट किसके द्वारा बनाया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। P-17A क्लास P-17 शिवालिक क्लास का फॉलो ऑन है, जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर और उन्नत हथियार हैं। P-17A प्रोजेक्ट के पहले 2 जहाज़ों को क्रमशः MDL और JRSE ने 2019 और 2020 में लॉन्च किया था। तीसरा जहाज़ उदयगिरी इस साल के शुरुआत 17 मई 2022 को MDL में लॉन्च किया है। उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी कैंसर संस्थान। राजीव गांधी कैंसर संस्थान में स्थापित की गई भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी प्रणाली। तो कहाँ पे स्थित है ये? तो नई दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर संस्थान है। उसमें पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया गया है, जिसे नए ज़माने के भारतीय मेडटेक स्टार्टअप SS इनोवेशन द्वारा तैयार किया गया है। SS इनोवेशन के द्वारा तैयार किया गया SSI मंत्र है, जिसे कहाँ स्थापित किया गया है? राजीव गांधी कैंसर संस्थान में स्थापित किया गया। वो क्या है? तो रोबोटिक सर्जरी प्रणाली है। तो विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर P श्रीवास्तव के दिमाग की उपज सरल SSI मंत्र भारत में सर्जिकल प्रक्रियाओं के एक नए युग की शुरुआत का संदेश देगा, जिससे रोबोटिक सर्जरी हमारे देश के लोगों के लिए सुलभ और सस्ती हो जाएगी। नेक्स्ट है खेल के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए IOA ने 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है। IOA क्या है? IOA भारतीय मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए 215 एथलीटों और 107 अधिकारियों को कुल मिलाकर 322 लोगों को एक दल की घोषणा की है। तो बात करते हैं कि ये कॉमनवेल्थ गेम जिसे हम बोलते हैं CWG वो कहाँ होगा? तो बर्मिंघम। कहाँ होगा? तो बर्मिंघम UK यूनाइटेड किंगडम में होगा, यानी इंग्लैंड में होगा। और इंडिया की तरफ से कुल कितने सदस्य गए हैं? तो 322, जिसमें एथलीट कितना है? 215 और 107 क्या है? तो अधिकारी और सहायक कर्मचारी होंगे। खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। कब से कब होगा? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ब्रिटिश शहर में होने वाला है। टीम इंडिया 15 खेल विषयों के साथ साथ पैरा स्पोर्ट्स श्रेणी में 4 विषयों का प्रतिस्पर्धा करेगी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष क्या नाम है? तो राजेश भंडारी टीम के सेफ डी मिशन होंगे। टीम इंडिया पैरा स्पोर्ट्स श्रेणी में 15 खेल विषयों के साथ साथ 4 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेगी। इतनी बातें हमने जाना है। तो सबसे पहली बात कि CWG अगला कहाँ हो रहा है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में हो रहा है। भारत की तरफ से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 322 लोग, जिसमें कितने एथलीट हैं? 215 एथलीट हैं और बाकी 107 क्या हैं? तो कर्मचारी लोग हैं। उसके बाद इस टीम के जो हेड हैं उनका नाम क्या है? तो राजेश भंडारी होगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि भारतीय GM मतलब होता है ग्रैंड मास्टर। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन में जीता टूर्नामेंट। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन में 41वां 41st विला डी वेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन विजेता बनकर उभरे हैं। चिदम्बरम के कोच RV रमेश ने खिताब के लिए अपने वार्ड की तारीफ़ की है। अपने वार्ड मीन्स अपने चेला की तारीफ़ की है। यहाँ उन्होंने टाई ब्रेकर स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवनियास ने और हमवतन रौनक साधवानी को हराया है। साधवानी आर्मेनियाई के बाद तीसरे स्थान पर रहे। चिदम्बरम पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिंगापुर ओपन 2022 में PV सिंधु ने जीता पहला सुपर 500 खिताब। PV सिंधु ने अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता और जब इन्होंने सिंगापुर ओपन के फाइनल में मौजूदा एशियाई चैंपियन चीन के वांग झी को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराया है। एंथनी सिनीसुका गिंटिक
ने बैडमिंटन के सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो गिनती किसका जीता है, तो मेल सिंगल का फाइनल जीता है, जबकि पीवी सिंधु क्या जीती है, तो फीमेल सिंगल एकल का फाइनल जीती है। एंड वो कौन सा टूर्नामेंट का नाम क्या है, तो सिंगापुर ओपन है। सिंगापुर ओपन के लिए कौन जीता है, तो मेल का नाम याद रखना है एंथनी सिनीसुका गिंटिंग, और फीमेल में याद रखना है कौन है, पीवी सिंधु है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 17 जुलाई को मनाया गया है। क्या उसे बोलते हैं, तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। यह दुनिया में आधुनिक न्यायालय प्रणालियों की स्थापना का स्मरण कराता है। 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने, कितने देशों ने, 120 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संविधि नामक एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए, और स्थापना को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंडियन क्रिमिनल कोर्ट के रूप में जाना जाने लगा, जो 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को। विश्व में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंगभेद पर न्याय के उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 का थीम क्या है, तो डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। थीम क्या है, तो डू व्हाट यू कैन, करो जो तुम कर सकते हो, विथ व्हाट यू हैव, किसके साथ, तो जो आपके पास है, वेयर यू आर, और जहाँ अभी हैं, तो जहाँ अभी हैं, जिसके साथ आप हैं, तो उस जो कर सकते हो वो करो। ये इस बार का थीम है, यानी डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और स्वतंत्रता के लड़ाई में मंडेला के पूर्व योगदान को मान्यता देते हुए नवंबर 2009 में इस दिवस का शुभारंभ किया था। तो कब से स्टार्ट चल रहा है, तो 2009 से क्या चल रहा है, तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाने का विधान चल रहा है। नेक्स्ट है, पंजाब के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलों का निधन हो गया है। वो कौन थे, तो पंजाब के पूर्व स्पीकर थे। वह 1997 से 2002 तक के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री रहे, और 2007 से 2012 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि IIT दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ हुआ जनगणना वर्क स्टेशन का, तो IIT दिल्ली में। थैंक यू। सो जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन IIT दिल्ली में हुआ है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।